नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं इलेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर, और लगातार हम चुनावी राज्यों की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नतीजे तो आ गए, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये ऐसा लगता है कि मानो यक्ष प्रश्न बन गया हो। अमूमन ऐसा होता है कि नतीजों के बाद लगभग ये पिक्चर क्लियर हो जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तो बना रही है, लेकिन उसका मुखिया कौन होगा, चेहरा कौन होगा, यह स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन इन नतीजों का एक साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। वो साइड इफेक्ट यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना था, उसमें ऐसा लगता है कि मानो दरार वाली स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पर हर तरफ से हमला हो रहा है, तमाम क्षेत्रीय दलों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। यहां तक कि जो बैठक होनी थी 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, वो बैठक भी टाल दी गई। सवाल यह कि 2024 का जो रास्ता है, ऐसे में गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो कैसे तय करेंगे, और क्या 3-1 से जो बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव जीता है, जो सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा था, क्या इसकी गूंज 2024 तक सुनाई पड़ने वाली है? कैसे इसी मसले पर आज जबरदस्त वार पलटवार हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की जो संसद है उससे बिल्कुल पास में, यहां से चंद कदम की दूरी पर पार्लियामेंट हाउस है, और यहां से यह खास कवरेज आपके साथ लेकर मैं उपस्थित हूं। मेरे साथ अलग अलग दलों के नुमाइंदे जुड़ने वाले हैं, एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन पहले देखिए सियासी बयानों के तीर कैसे चले हैं। मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। अभी उसको निमंत्रण नहीं मिलेगा, ये सब नौटंकी चलेगा। हम लोग देखे हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक करते हैं, प्रॉपर बड़ी तैयारी के साथ करते हैं, और पूरे देश को आधिकारिक तौर पे घोषणा करके करते हैं। हमने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, पहले से अनौपचारिक थी। ये तो झुंड बनाए थे, झुंड अभी बना नहीं था, बिखरना शुरू हो गया है। मोदी जी शेर है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। इंडिया गठबंधन तो चुनावी में भागीदार नहीं थी, न वहाँ के चुनाव में कोई रोल था। वो तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी थी, उनकी लड़ाई थी। तीनों राज्य के रिजल्ट ने इन लोगों को कोमा में डाल, इन लोगों की सबकी बुद्धि बंद हो गई है। अब घर पे करेंगे, उसके बाद पेड़ के नीचे करेंगे, इनकी बैठक देगा ऐसी छोटी छोटी होती जाएगी, चाय की दुकान पे हो। इंडिया गठबंधन के कोई नेता, शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए। इंडिया गठबंधन के अगर शीर्ष नेतृत्व इन राज्यों के चुनाव अभियान में पार्टिसिपेट करते तो उसके असर कुछ और होते। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। हाउस के बाहर से मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं, उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश में तमाम हलचल के बीच सीएम कौन बनेगा, इस हलचल के बीच शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो तो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, कैसे वहां पर पार्टी को जिताना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला भले ही ना हुआ हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मिशन 2024 में लग गए हैं। शिवराज ने कहा कि 2024 में राज्य की सभी 29 सीटों पर जीतना उनका लक्ष्य होगा। शिवराज ने यह भी बयान दिया है कि कल वो छिंदवाड़ा जाएंगे, छिंदवाड़ा में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। शिवराज ने कहा वो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं रहे, ना है इस रेस में, इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बयान का मतलब है क्या? सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहां जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता
और प्रामाणिकता ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। तो शिवराज सिंह चौहान जो बात कह रहे हैं कि आखिर उसका मतलब है क्या, देखिए प्रमुखता से दो बातों का उन्होंने उल्लेख किया। एक तो ये कह रहे हैं कि मैं 2024 की तैयारी में अब जुट रहा हूं, और दूसरी बात जब वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं था ना हूं, मतलब क्या है? मैं सीधे आपको भोपाल लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, इन दोनों बयानों को कैसे जोड़कर देखा जाए? कुछ खास इसमें निहितार्थ है, कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है? देखिए, जो शिवराज के सारे बयान हैं उनको समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दरअसल वो बीजेपी के उस आदर्श कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए हैं जो अब कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे उस पार्टी के लिए काम करना है। उन्होंने सुबह ये बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, जबकि वो वास्तविक तौर पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने चौथी बार बीजेपी को सरकार में लाया, वो बड़ी जीत के साथ। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मगर वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। दूसरी बात, वो जान रहे हैं कि अब पार्टी की प्राथमिकता क्या है। अब पार्टी की प्राथमिकता विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। 29 में से 28 सीटें कर उनके पास है, 58 वोट प्रतिशत उनके पास है। सिर्फ एक सीट बची है छिंदवाड़ा की, जो बीजेपी हार रही है। तो वो कल तुरंत वहां जाएंगे छिंदवाड़ा, और वहां कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस की 7 सीटों की जीत के बाद वहां पहुंचेंगे और बताएंगे। दरअसल वो एक बता रहे हैं कि मेरा काम लगातार बीजेपी को जिताना है और उस वहां ले जाना है जहां मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्हें अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी और अपने नेता को कैसे खुश रखा जाए, ये शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई दूसरा नेता मध्य प्रदेश में नहीं जानता। बाकी नेता दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, मगर वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जी चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में तमाम जो दावेदारियां देखने को मिल रही हैं, उस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इसमें कूद पड़ा है। हमें जो जानकारी मिल रही है, साधु संतों के इस संगठन ने तिजारा से चुनाव जीतने वाले विधायक बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद की दलील यह है कि बाबा बालकनाथ सीएम बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम करेंगे और राजस्थान का अच्छा विकास होगा। संतों ने कहा कि बीजेपी अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाती है, इस फैसले का स्वागत किया जाएगा। सुनिए आप। अगर संत मुख्यमंत्री बनता है तो वो जो संत है, जो महाराज श्री, उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संत है, योगी संत है। बाबा बालकनाथ जी का नाम है, और मैं समझता हूँ उनका नाम राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। संत पूरे समाज के लिए कार्य करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, राजस्थान को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी फायदा होगा। कमान की बीजेपी की बात अगर बनाती है तो बहुत अच्छी, हम तो संत का स्वागत करेंगे। आइए सीधे मैं आपको जयपुर लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की मांग इधर अखाड़ा परिषद की तरफ से आ रही है, क्या इसके बारे में कुछ और जानकारी है आपके पास, और इसे कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है कि ये जो चर्चा में है, इसका मतलब कहीं सीएम बाबा बालकनाथ तो नहीं बन रहे? देखिए, इस मांग की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। ये वो टाइमिंग है जिस समय रस्साकशी चल रही है कि आखिरकार कौन इस रेस में किसका नाम आगे है और कौन बनेगा, उसी समय ये मांग उठाई गई है। और इस मांग के जो बातें वो कह रहे हैं अखाड़ा परिषद वाले, उस पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं हरियाणा पे असर पड़ेगा, और ये फैक्ट है। रोहतक में पीठ है नाथ संप्रदाय की, जिसके वो मुखिया हैं, तो हरियाणा भी इसके लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में तो है ही है वो नाथ संप्रदाय, जो वैष्णव और शैव 2 पंथ हैं, वैष्णव, शैव, वैदिक और स्मार्त, ऐसे तो 4 पंथ हैं। लेकिन शैव की जो नाथ शाखा है, उसके वो संत हैं बाबा बालकनाथ। और इस लिहाज से अखाड़ा परिषद उसी जो हिंदुत्व की परंपरा है, वो जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है, उससे जोड़ करके बात को रख रही है कि योगी आदित्यनाथ के बाद वहीं पर पार्टी आगे चलेगी। और इस पर पार्टी के मायने समझिए, वही बुलडोजर की बातें, वही हिंदुत्व का मुद्दा, वो सारे प्रयोग जो यूपी में हुए हैं, उसका कहना है कि वो यहां भी दोहराए जाएंगे। और ये एक तरह से हिंदुत्व का जो पैन इंडिया बेस जो हिंदुत्व का तैयार करने की
एक वर्ग कवायद कर रहा है, इसी जो बीजेपी आरएसएस परिवार से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो कह रहा है कि ये जो हिंदुत्व है, इस हिंदुत्व को पूरे मूल रूप में लागू किया जाए, बाहर बाहर खेलने से काम नहीं चलेगा। ये उसकी अभिव्यक्ति है, ये उसकी हुंकार है जो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वही काम राजस्थान में होना चाहिए और इसीलिए इस नाम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अखिलेश, चलिए शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। जहां से इस वक्त मैं डिबेट कर रहा हूं, ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है? ये देश की संसद है। मेरे पीछे आप चंद कदम की दूरी पर देखेंगे पार्लियामेंट हाउस है, जहां पर देश के तमाम जो लोग जो नीतियां बनाते हैं, नीति निर्माता, वो बैठते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है। अब इस लिहाज से आप इसे जरा समझिए, जो नतीजे आए हैं इसके मायने मतलब क्या हो सकते हैं और क्या 2024 के नतीजों को यह प्रभावित भी कर सकता है, विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा आया है। क्योंकि इसके बाद जो इंडिया गठबंधन बना था, यानी बीजेपी के सामने जो गठबंधन है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि मानो दरार की स्थिति पैदा हो गई है, भूचाल हो। कांग्रेस पर तमाम जो सहयोगी साथी हैं वो हमले कर रहे हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। समीर चौगाकर साहब मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। दीपक झा साहब हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं और प्रदीप भाटी साहब हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से। नतीजे आ गए, लेकिन नतीजों का साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो कांग्रेस को बहुत प्रभावित कर रहा है। तमाम क्षेत्रीय दल आप पर हमलावर हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो बैठक होने वाली थी आप लोगों की 6 तारीख को, कल बैठक होने वाली थी, बैठक टालनी पड़ गई। देखिए, बात यह है कि परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, समय के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि किसी क्षेत्रीय दल का दबाव नहीं है। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं भैया आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद हम सब साथ में बैठने को तैयार है। किसी ने विरोध नहीं किया है। एक बात बोलता हूँ, तुम रौंद सकते हो फूलों को, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। तो बात यह है कि जितने भी चुनाव हुए, इसने फूल को रौंद दिया, बसंत को आने से कौन रोक रहा है? ये तो जनता का फैसला है। जनता का फैसला है, लेकिन चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही थी, चुनाव मोदी जी लड़ रहे थे, चुनाव ईडी लड़ रही थी, चुनाव सीबीआई लड़ रही थी। जहां पे आपने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितने और कार्यकर्ताओं के घरों पे छापे पड़े, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कितने कार्यकर्ताओं के घर पे छापे पड़े। तो मोदी जी क्या है? मोदी जी मृग तृष्णा है, मृग मारीचिका है और कुछ नहीं दिखता। तो मृग मारीचिका है, लेकिन बीजेपी की सरकार हर जगह बनती जा रही है, धनाधन धनाधन, आप उसको मृग मारीचिका मान रहे हैं। सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? दिखता तो सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। तो जनता वास्तविकता को समझेगी और जिस दिन समझ में आ जाएगा कि वाकई में मृग मारीचिका है, मृग तृष्णा है, तो उस दिन से जनता इनको बोलेगी भैया अब अपना झोरा बिस्तर उठाओ। और भाई मुझे एक बात बताइए, सवाल मैंने आपसे जो पूछा था, वो कहते हैं ना हिंदी में कि सवाल मैंने आम पूछा, आप जवाब इमली दे रहे हैं। मैं सुनिए मेरी बात सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये तय था कि बैठक होनी है 6 तारीख को, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, हो क्या गया? मतलब इन नतीजों के बाद मतलब कांग्रेस कहां पर है? आप लोग तो इस चक्कर में थे ना कि आप एक्सिस बनिए, धुरी बनिए इस गठबंधन में। देखिए, हमें धुरी बनने की बात नहीं है, किसी को, हम सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। साथ लेके चल रहे थे। उमर अब्दुल्ला इसी बात से तो नाराज हैं कि अखिलेश यादव को कुछ सीटें आप दे देते हो वहां पर। देखिए, ये आप एक आप प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। आपने देखा, मैं प्रोपोगेंडा रच रहा हूँ? आप जेजेपी जो इनका सहयोगी दल है हरियाणा में, इनसे लड़ रहा था राजस्थान में, तो आप इनसे सवाल नहीं करते कि भैया आपके अंदर गठबंधन के अंदर फूल सभी से सवाल होते हैं। अखिलेश यादव आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव चालू पार्टी कह दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं सर। अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो उनसे पूछे ना। हम तो नहीं कह रहे हैं किसी को, हम किसी को नहीं कह रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलने की मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। सर, राजस्थान में क्यों नहीं साथ लेकर चल पाए? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं साथ लेकर चल पड़ा है? आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ वहां चुनाव लड़ रही थी। अखिलेश जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि राज्यों का चुनाव है, राज्यों में अपने हिसाब से आप लड़ने दीजिए। लोकसभा की तैयारी हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हम सबके हिसाब से करेंगे। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट, आप बोलते बोलते रह गए कि लोकसभा की तैयारी भी अपने हिसाब से हम करेंगे। के शर्मा जी, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि आपने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन बन गया था। कहाँ बना था? 3 बैठकें हुई, पटना में हुआ, मतलब तीनों बैठक के बाद क्या था? एक संयोजक तक नहीं बन पाया, एक निर्णय नहीं हो पाया, एक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। एक निर्णय हुआ था और जिसका कि मुंबई में बैठ के केसी वेणुगोपाल जो इनके संगठन महामंत्री और जो गठबंधन दल के लोग थे, इन लोगों ने मिलकर निर्णय किया कि 28 सितंबर को हम भोपाल में रैली करेंगे। 23 सितंबर को कमलनाथ उतरते हैं मंच से भाषण देके, मीडिया पूछती है कि आपके यहाँ रैली होने वाला, वो कहते हैं कोई रैली होने वाला नहीं है। कमलनाथ कौन है? ना उस बैठक के हिस्सा थे, ना इतने बड़े लीडर उनके इन्होंने माना कि उनको उस बैठक में बुलाते। एक प्रदेश का नेता, और वो मना कर देता, और पीछे रणदीप सुरजेवाला उतर रहे हैं।
उनसे जब मीडिया पूछती है वो कह रहे नहीं अभी ये वो नहीं हुआ है, होगा रैली। तो आप ये समझो कि एक नेता धमका देता है और पूरा घमंडिया गठबंधन जो है उसकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती। यानी नेतृत्व इतना कठपुतली नेतृत्व है इनका कि जो कि अपने यानी राज्य के नेता के निर्णय के सामने घुटने टेक देता है। दूसरी बात मैंने पहले से ही कहा है, शुरू से जब ये गठबंधन की बात होती थी कि भाई ये घमंडिया गठबंधन जो है ये 2023 का सबसे बड़ा मजाक है और इसका सबसे बड़ा हास्य कलाकार कोई होगा तो नीतीश कुमार होंगे। और आपने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था बैठकों में, कोई राहुल गांधी की शादी करा रहा था, कोई जो कह रहा था कि भैया उसके बारात में चलेंगे। यही सा जवाब आपको देना चाहिए, फिर मैं आता हूँ सर आपके पास। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, इनको खुश होना चाहिए, जीत के आए हैं, अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों की चिंता करिए, मुख्यमंत्री बनाइए। लट्ठ फुटोवर सिर्फ फूट रहे हैं इनके मंत्रियों के, विधायकों के आपस में लट्ठम लट्ठ हो रहा है और ये बात करने आ रहे हैं गठबंधन पे। अरे आप नाम नहीं ले सकते इंडिया का, इंडिया लेने में आपके लकवा मार जाता है जवान पे, इंडिया बोलने में क्यों घबराते हैं? 140 करोड़ जनता है इंडिया, ये तुम्हारे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन थोड़ी ना, ये सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी ये इंडिया हो जाएंगे। अहंकारी लोग हैं, जहां जाते वहां विनाश हो जाता है, पुल टूट जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, भाजपा जहां जाती है। तो उस तरह के इनके तो नेता हैं, किस्मत वाले बदकिस्मत वाले जो भी कहिए, मंच से भाषण। आप लोग तो मनी मन खुश हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि चलिए अच्छा हुआ कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई है, अब अपने हिसाब से आप लोग चलाएंगे, बाहें मरोड़ेंगे। नहीं देखिए, कोई भी हार आपको सुख तो दे नहीं सकती है। हाँ जरूर कुछ कांग्रेस की गलतियां नहीं सुख दे रही है, आपके नेता तो दनादन बयान इस पर दे रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर सभी लोग। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कांग्रेस की हार सुखी दे रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कोई सुख की सहानुभूति की बात ही हो रही है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस ने जो ये किया, आप ये देखिए, इससे कहा जा रहा था कि ये 2024 के लिए सत्ता का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में आप अलग टीम से लड़ेंगे, फाइनल अलग टीम से लड़ेंगे। मतलब ये सोच को कांग्रेस की क्या हो गया। और कांग्रेस को क्या दो चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, लड़ाइयाँ बातें और अब शब्द उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है और नेतृत्व चुप है। लेकिन जो हमें चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ना था, आप देखिए सब परेशान है, किसान से लेके युवा से लेके महिला से लेके कौन परेशान नहीं है, सब बेरोजगारी, सब परेशान है, लेकिन सबने फिर से बीजेपी को वोट डाल दिया। देखिए वोट डालना, चुनाव डालना कौन उस टाइम पे, देखिए जब आप किसी इतने बड़े नेता को, खास करके मैं माननीय अखिलेश यादव जी ले कहूँगा, बहुजन के सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में विपक्ष में, आप उस नेता के लिए गलत बयानबाजी करेंगे तो आपका वोटों में बिखराव होगा। वो कांग्रेस उस बिखराव, क्योंकि वो एक तरफ तो जाति जनगणना, योगी अगर नाराज है तो 24 में कैसे ताज आपको मिलेगा? सहयोगी कोई नाराज नहीं है, आपस में मनमुटाव चलता है, उनको मनाने का काम हम बड़ा दिल रखते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हम बड़ा दिल रखते हैं, मना लेंगे, बात कर लेंगे बैठ के। हम घमंडी नहीं है, घमंडी अहंकारी भाजपा सरकार होती है जो कि अपने सांसदों विधायकों से पूछते तक नहीं है। बयान बताता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे इसलिए। नहीं सुनिए ना, संजय राउत ने क्या कहा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का रवैया जमींदार वाला। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अहंकार से ग्रस्त हैं। कुणाल घोष हैं टीएमसी के नेता, जमींदार वाली मानसिकता आप लोग की बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि कांग्रेस को अगर कुछ सीटें अखिलेश यादव को दे ही देती तो क्या जाता, वैसे भी हार ही गए। आरजेडी कह रही है आपसे कि बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल रखिए। जेडीयू के नेता श्याम रजक, उनका बयान आ रहा है कि सिर्फ कांग्रेस की हार है। क्या मतलब निकाला जाए सर? इसका मतलब सीधी सी बात है, कांग्रेस के कौन से नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए नेताओं की ड्यूटी लगाई गई, किस कौन सा मेंबर, कौन सा नेता इस बोर्ड में है, उनके बयान आए क्या? उनके बयान नहीं आ रहे। सभी तो अपनी पार्टियों के नेता ही हैं। बाहर से कोई कुछ भी बोल रहे तो क्या? बाहर के नहीं है सर, महत्वपूर्ण नेता है सारे। अभिषेक बनर्जी टीएमसी में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, श्याम रजक महत्वपूर्ण है। हाँ, कांग्रेस के उन नेताओं के बयान की बात कर रहा हूँ जो बाहर से बोल रहे हैं, उस बयान की नहीं बोल रहे हैं सर। कमलनाथ जी तक के बयान का जिक्र हो चुका है, जिस पर हाँ, अभी भाजपा ने कहा कि कमलनाथ जी इंडिया गठबंधन में नहीं है। देखिए एक बात है कि मैं सच कहूंगा तो भी हार जाऊंगा, वो झूठ कहेगा लाजवाब कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी सिर्फ वही कर रही है। झूठ तो इतने सारे बोले जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और सर बीजेपी से ही सिर्फ नाराजगी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, फिर कांग्रेस से क्यों नाराज हो जा रहे हैं? ये तो साथी हैं आपके। हम कहाँ नाराज है? देखिए जो कमियां होंगी वो बताएंगे नहीं। अगर हम अपने साथी कमियां नहीं बता रहे हैं, आप चालू तक कह दे रहे हैं, जनता में क्या संदेश जाएगा कि जिसको आज आप चालू कह रहे हो कल उसके साथ हो, जनता कहेगी आप भी चालू है, इसका मतलब बेवकूफ बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई गठबंधन किया और उनके लिए बाद में और पहले क्या क्या कहा है, अगर वो निकालने लग जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी।
देखिए, चालू कहना कोई बुरी बात नहीं, मोदी जी महिला, ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपको ये उपाधि मिल गई, अच्छा लग रहा है, चालू कह रहे हैं तो। हाँ जी, जिस महिला को जर्सी गाय कहते हैं, जिस महिलाओं को दीदी और दीदी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहते हैं, संसद भवन में रेपिस्ट को साथ में बैठाते हैं और फिर कहते हैं हम महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं। दोहरा चरित्र भाजपा का है। देखिए, इनकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ, बेचारे इतनी बुरी तरह जनता ने इनको हराया है, इनको आईना दिखाया है। राजस्थान में किस लिए हारे हैं? महिलाओं के बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1, आज वहाँ की महिलाओं ने ही इनको हराया। मध्य प्रदेश की जनता में जो है, महिलाओं के ऊपर जब इनका कमलनाथ आए थे 18 महीने में, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार किया। सहरिया, बैगा जैसे ट्राइब्स जो क्षेत्र, उन महिलाओं को 1000 रुपया उनको महीना देती थी शिवराज सरकार, उसको तो आते ही बंद किया सबसे पहले। तो ये जिस ढंग से आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर अत्याचार, शारीरिक रूप से भी अत्याचार इनके शासनकाल में हुआ, उसका परिणाम था कि महिलाओं ने इतने बढ़ चढ़ के वोट दिया और इनको फिर से इनको आईना दिखाया है। और हमारी उस पर हम आगे विश्लेषण कर लेंगे, अभी इंडिया गठबंधन पे बात हो रही है। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि जो लोग, कौन लोग बयान दे रहे थे, अखिलेश यादव को अपशब्द बोला कमलनाथ, पूरा इनका नेतृत्व चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोल पाए। सुन लीजिए, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात, मैं यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ, कमलनाथ उस गठबंधन में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो कह देते हैं कि यहाँ रैली नहीं होगी, तो इनका नेतृत्व जो है कठपुतली बन के मुंह में दही जम जाता है। तो केसी त्यागी भी बोल रहे हैं जेडीयू के नेता कि एक रैली होनी थी, अचानक से आप लोगों की तरफ से मना कर दिया गया, जो भोपाल में रैली होनी थी। खड़गे जी ने कहा था कि अभी हम लोग चुनाव में हैं। आपने याद होगा नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि ये चुनाव में व्यस्त हैं, तो वाकई में हम लोग चुनाव में व्यस्त थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर रहे थे डेट की, उस दिन नहीं पता था खड़गे साहब को कि रैली है, वहाँ पर चुनाव है, और खड़गे साहब ने कहा कि खड़गे साहब का तो एक बयान नहीं है। ये तो कमल मैं आता हूँ, पहले मुझे जरा एक बार चौगाकर साहब को, हाँ जल्दी से। हाँ, आज देख लिया ना, राजस्थान में गोली हत्याबारी हो गई, हत्याकांड हो गया इनके आते ही, जहां जहां कदम पड़े। मैं इसीलिए कहता हूं, भाजपा के लिए धर्म क्या है, तलवार का काम करती है, हमारे लिए जो धर्म है मुक्ति का काम करती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हम धर्म को राजनीति में नहीं लाते, ये धर्म को राजनीति में लाते हैं। वहाँ पे देखा है किस तरीके से, यहाँ पर तो यही लोग आरोप लगाते हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, ये आरोप लगा दिया जाता है, और उसने लगता है कि आपको डेंट किया भी है, अगर ये नतीजा है तो। अरे साहब, अशोक गहलोत क्या बोल रहे थे राजस्थान में कि अगर धर्म वाली बात चल गई तो उन्हें नुकसान होगा। इसका तो उन्हें एहसास हो चला था कि उन लोगों के ऊपर ये चस्पा हो चुका है लेवल सनातन विरोधी का। सनातन का हम व्यापार नहीं करते, भाजपा सनातन का व्यापार करती है, सनातन को बेचती है, सनातन के नाम पे वोट मांगती है, और हम सनातन को जीने की एक पद्धति मानते हैं, और पद्धति आपके घर के अंदर पूजा। जनता ने फिलहाल जीने की पद्धति में ये कहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने वहां पर। सनातन को ये हमें कह रहे हैं व्यापार मानते हैं, और ये जो है सनातन की ओर है, तो सनातन के समूल नाश का संकल्प एजेंडा क्यों पारित किया आपने? बाकायदा उदयनिधि मारन उसने क्या बोला, तमिलनाडु में के नेता ने क्या बोला कि हमारी जो गठबंधन इंडिया, पता है सर आपको पता है दीपक जी, ये बयान किसने दिया है? अशोक गहलोत सरकार के एक मंत्री का आज ये बयान है कि डीएमके का जो बयान था उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पता है आपको ये बात? सनातन भाजपा की बपौती नहीं है, सनातन भाजपा से पहले भी था, सनातन भाजपा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की कर दो, तुम्हारी औकात नहीं है। कांग्रेस जो है मर जाएगी, मैं कह रहा हूँ, इनकी औकात नहीं। तुम सनातन को पैदा किया क्या? सनातन के पैदा नष्ट करने वाले, ये इनकी औकात नहीं है कि सनातन। व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, औकात वगैरह शब्द नहीं। हाँ बोलिए। देखिए, सनातन भाजपा की बपौती नहीं है। बहुनी व्यती तानी तो जन्मानी चार्जुना, तुम क्या जानोगे सनातन को? तुम तो सनातन के व्यापार करते हो, डाकू हो। ठीक है, मैं गठबंधन पे आ रहा हूँ, गठबंधन पे जल्दी से सर। भगवान राम काल्पनिक है, हिंदू आतंकवादी हैं। ये बातें हो गई, चुनाव में बातें हो गई, नतीजे आ गए। थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन जो बना था उसको अब बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है इन नतीजों के बाद? 2024 के लिए क्या मैसेज है इसमें? देखिए अखिलेश जी, 23 जून को पहले इनकी इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में होती है, 17 जुलाई को ये बेंगलोर में बैठते हैं, 31 अगस्त को ये बम्बई में बैठते हैं। अब 3 बैठक के बाद ये कहते हैं हम शरद पवार के घर में बैठेंगे। 13 सदस्य कोऑर्डिनेट कमेटी बनाते हैं। 6 दिसंबर को ये बैठक बुलाते हैं। बैठक कौन बुलाता है? किसको अधिकार है बैठक बुलाने का? कोई संयोजक है? और बैठक बुला रहे हो तो आप ममता बनर्जी से पूछ नहीं रहे हो, एक राज्य के मुख्यमंत्री से, कि आपके पास समय है कि नहीं, आप बैठक में आओगे कि नहीं। आपने डिसाइड कर लिया। ममता बनर्जी कहते हैं मैं बैठक में नहीं आऊंगी, अखिलेश यादव कहते हैं मैं बैठक में नहीं आऊंगा, अरविंद केजरीवाल मौन साध लेते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब मजबूरन बैठक तो कंफर्म कैंसिल करना पड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ने बता दिया, और जो कहा गया है ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं,
इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे भरोसा करती है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी समाज का हर वर्ग, वो नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान शक्ति हो और गरीब, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीबों की 4 जातियां हैं, वो पूरा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। और अब देखिए, एक संदेश ये जाएगा 2024 के लिए दीपक जी, यहां से एक मैसेज ये जाएगा, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे, मोदी जी भी प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे थे, मोदी जी भी दे रहे थे, तो मोदी जी की कही बातों पर राहुल गांधी की तुलना में जनता ने ज्यादा भरोसा किया ना। देखिए, मैंने अभी कहा कि भगवान राम जो थे ना, वो भी देखिए कि सोने का मृग जा रहा है और उसके पीछे भागने लगे धनुष लेके। उनको पता है कि मृग मारीचिका है, मृग तृष्णा है, सत्य नहीं है। उसी तरीके से ये सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। वही बात नहीं, ये बातें नहीं, हम सनातन को मानते हैं, आप सब सनातन को मानते हैं। मृग मारीचिका है, भगवान राम मारीचिका मतलब जनता के विवेक पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आप जनता को क्या मूर्ख समझ रहे हैं कि कोई ठग ले रहा है, कोई बेवकूफ बना ले रहा है, वोट ले रहा है। भगवान राम मृग को मारने गए थे, नहीं गए थे सोने का मृग देखे, स्वर्ण मृग देखे। आप भगवान राम के बुद्धि पे, मृग मरीचिका में और करोड़ों लोगों की संख्या में जो जनता वोट करती है उसमें फर्क नहीं है। जनता के बुद्धि का बात नहीं है, जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है वो जनता। जल्दी छोटे में ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। कांग्रेस की मानसिकता को देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उसको कहते हैं कि जो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये तो सुरजेवाला जी का बयान था ना, मतलब जनता का अगर देश की सवाल है क्या इस तरीके के बयानात ही महंगे पड़ गए। जब से नतीजे आए हैं, सबसे बड़ी फजीहत इंडिया गठबंधन की हो गई है। जिस तरीके के बयानात चल रहे हैं, तो तमाम क्षेत्रीय दलों की तरफ से कांग्रेस को घेरा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, आप कह लीजिए सुकून वाली बात ये कि लालू यादव पूरी तरीके से समर्थन में खड़े हैं। और लालू कह रहे हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हार हुई है, वो कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उसके कुछ नेताओं की वजह से वहां पर हार का सामना करना पड़ा है पार्टी को। लालू यादव ने जो बयान दिया वो हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में? कमजोर नहीं हुई, कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में यही है मध्य प्रदेश को। तो कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, कुछ नेताओं की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब आप भी समझ पा रहे हैं क्या? लालू यादव भी एक सहयोगी हैं, आप लोग भी सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी भी। देखिए, सहयोगी तो सभी हैं। जब सब साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे, क्योंकि किसी में कोई संगठन में अच्छा है, कोई किसी अलग चीज़ में अच्छा है। तो ऐसे एक प्रदेश में हम लोग मजबूत हैं, दूसरे प्रदेश में बिहार में लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी मजबूत है। लेकिन कांग्रेस कमजोर हुई कि नहीं, ये तो बताइए। देखिए, कोई पार्टी अगर चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से वो कमजोर है दूसरी पार्टी से, लेकिन वो चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे हारा गया, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है, उसको भी आगे समझना जरूरी है। लेकिन मैं शर्मा जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा। वो राजस्थान की बात कर रहे हैं, के शर्मा जी की बात का जवाब जो देना, वो राजस्थान की बात कर रहे थे। देखिए, वहाँ कितनी संवेदनशीलता की बात हो रही थी कि वहाँ पे पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पे महिलाओं पे इतना अपराध हुआ, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में आ जाए, रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश ने पेपर लीक का, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया, भर्ती घोटाला जो है बात कर रहे थे, वहाँ पे घोटाले हुए, भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में, सचिवालय में सब मंत्री से लेकर संतरी सबके बच्चे को नौकरी दे दी गई। महिलाओं में अपराध सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ महिलाओं में अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, माइनर में नंबर 1 उत्तर प्रदेश अपराधों के मामले में। आप वो सवेरे चुनाव में ये महत्वपूर्ण क्यों नहीं था मुद्दा? आपने क्यों ये फैसला किया कि कांग्रेस के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अगर इतने बड़े मुद्दे थे और आपको लगता है कि जनता के लिए जरूरी था कि वहां पर सरकार में वापसी हो कांग्रेस की, तो साथ रह लेते ना, आप भी रह सकते थे। हमने तो लोग बड़ा दिल दिखा लेते, हमने तो चाहा बड़ा दिल, हम और कैसे दिखाते? हमने कहते चलो ठीक है हम उत्तर प्रदेश में लड़ लेंगे, छोड़ो यहाँ कांग्रेस का प्रभाव है, कांग्रेस लड़े। हम वहाँ पे 5 से 6% तक का वोट लेके आ चुके हैं और हम वहाँ पे 180-190 सीटें लड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में। महंगा तो नहीं पड़ गया सहयोगी दलों को साथ लेकर ना चलना? आम आदमी पार्टी तक आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी यहाँ पे। इंडिया गठबंधन उसी तरीके से मजबूत है जैसे हमारी भारतीय टीम, इंडिया टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में पूरा धांधली प्रदर्शन कर रही थी, बिल्कुल कहीं से कमजोर नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फाइनल हार गई। लेकिन हमारी टीम कहीं कोई कमजोर नहीं थी। प्लेइंग 11 ही बदल दिया। वो समाजवादी पार्टी के नेता भी वही तो कह रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि सेमीफाइनल किसी और के साथ खेलें, फाइनल किसी और के साथ खेलें। कोई प्लेइंग 11 नहीं बदला है, टीम भी वही है, कैप्टन भी वही है, नेता भी वही है, सारे दल भी वही हैं और सब साथ हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब आप कमजोर होते हो ना तो सारे लोग आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो बात यह है कि हम जरूर 2 चुनाव आ रहे हैं, उसको मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और जनता को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि चुनाव हारे इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस कमजोर हो गई है या विपक्ष कमजोर हो गया है या जनता के वो मुद्दे उठाने हम कम कर। ऐसा है कि लोकतंत्र में
मजबूत प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाए या कोई भी अन्य विपक्षी दल। लेकिन सवाल का जवाब दीजिए ना, आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको इसका नुकसान हुआ सहयोगियों को जो आपने रुष्ट कर दिया, नाराज कर दिया? देखिए, नुकसान हुआ कि 2 राज्य हमारे हाथ से चले गए, बिल्कुल गए। सहयोगियों को हमने रुष्ट नहीं किया है। अभी भी आपके चैनल से पूरे देश को, पूरे सहयोगियों को बताना चाह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेटर टीम है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, बात कर रहे हैं। हाँ, कोऑर्डिनेटर, आप ऐसे ही बात करें, ऐसा लग रहा है अपनी डफली अपना राग, आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप अपनी मैंने यहाँ गठबंधन की बात कर रहा हूँ सर, आपको मैंने बयान बता दिए, 7-8 बयान धनाधन। यादव जी का भी बयान आ गया है ना, देख लिया। तो इसी तरीके से नेता लोग हैं, बड़े नेता हैं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, उसमें कोई मोड़ जाके तो खुश होने की जरूरत नहीं है सर। अगर आप सोच रहे हैं कि नतीजों के बाद 2024 में भी कुछ ऐसा ही करिश्मा कर देंगे, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और सब एक हैं गठबंधन वाले। नहीं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को कि हम कमजोर रहने कहाँ हुए हैं। अभी यदि आप 36 राज्य हैं, कुल 3 राज्य में इनकी सरकार है, हिमाचल, सारे केंद्र शासित मिला के सब है ना 36 राज्य, उसमें जो है केवल एक कर्नाटक, एक हिमाचल और अभी अभी तेलंगाना, ठीक है। पूरे उत्तर भारत से, आपके पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से, हर जगह से ये गायब है। और यदि मैं पिछला लोकसभा का यदि आपको मैं सुनाऊं, आपको पता ही है कि ये लोकसभा में प्रतिपक्ष का भी इनके पास पदवी नहीं है, उतने भी सीट इनके पास नहीं है कि प्रतिपक्ष बन जाए हैं। तीसरी बात, 18 राज्यों में 0 सीट है। अब ये इससे ज्यादा क्या कमजोर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लग रही है कि हम जो है मजबूत है। तो भाई दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, आपने भी खबरें चलाई थी कि इस तरह भाजपा सुबह 4 बजे जाके मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करती थी। किस तरीके से मंच में मोदी जी भ्रष्टाचारियों को गाली देते थे और उनको सिंहासन 32 पे ले जाके उप मुख्यमंत्री बना देते थे और मुख्यमंत्री बना दिया असम से लेके महाराष्ट्र। तो पूरा देश देखा कि इनकी कथनी करनी है कितना अंतर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस बात को नहीं समझ रहे, मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ना, इसमें वही है कि जो जीता वो सिकंदर। अगर वो पार्टी बीजेपी जीत गई तो जीत गई, उसकी सरकार बन रही है। बाबा भारती और खड़ग सिंह नहीं कह सकते कि जनता को भ्रमित कर दिया गया, मृग मरीची का है, फलाना ढिमकाना। वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी क्या थी आपको पता है। बाबा भारती ने कहा था कभी बाबा बन के किसी से लूटना मत। तो मैं यही कह रहा हूँ भाजपा वालों से, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे मत लूटो। जाति वाला तो आप पर आरोप लगाते हैं, जातीय जनगणना का शिगुफा आप लोगों ने जो छोड़ा था। नरेंद्र मोदी जी खुद जाके मंचों से भाषण देते। अभी मित्र ने एक उदाहरण दिया कि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो है आम जनता को कहा कि जो भाजपा को वोट देके जिता रहे सब राक्षस हैं, ठीक है। इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? अभी ये बैठ के जो है अपमानित कर रहे हैं। जो जन समर्थन आया, जो जनता ने सरकार बनाई, उसको उन लोगों को ये पता नहीं क्या क्या अपमानित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात जो है कम से कम ये ना करें। जिस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा गांधी खानदान जो बेल पर चल रहा हो भ्रष्टाचार के मामले पर, वो जो है हमें सीख बता रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्थिति ये है कि ये आज भी उसी अहंकार अकड़ पे हैं। इसीलिए अखिलेश, आप उन्हें अहंकारी बता रहे हैं, वो आपको अहंकारी बता रहे हैं। तो सामने देखिए ना आप, किसको कौन अखिलेश वखिलेश किसने बोला? हमने बोला। अखिलेश वखिलेश हमने तो नहीं बोला। मैं वापस नतीजों पे चर्चा कर रहा हूँ। ये सब बातें हो गई। चौगाकर साहब, ये जो नतीजे आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसका बहुत दूर तक असर होने वाला है? और इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ एक खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वापस वैसा हो जाएगा आपको लगता है, या बहुत बड़ा डेंट लग गया? इंडिया गठबंधन कितना भी मजबूत हो जाए, 2024 का परिणाम बहुत स्पष्ट है। चर्चा सिर्फ इस बात पे होगी कि प्रधानमंत्री मोदी 303 से कितनी ज्यादा सीटें लेके आ रहे। विपक्ष को यह बात भूल जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल से कर सकते हैं। कैसे भूल जाना चाहिए सर? कैसे विपक्ष भूल जाए ये बात? विपक्ष तो चुनाव लड़ेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, अंतिम गरीब व्यक्ति की बात करते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने जो संसद के अंदर बोला है कि विपक्ष नकारात्मक को छोड़े और सकारात्मक की ओर दे, तो जनता के अंदर जो जहर आप भर रहे हो, शायद उनके मन में आपके प्रति कोई मोहब्बत उभर कर आ जाए। मोदी जी ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि नकारात्मकता छोड़िए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो सीखिए यहाँ से। हाँ, मैंने कहा संघर्ष जो है ना सत्य का रास्ता है, और सत्य का रास्ता आसान नहीं है, कठिन होता है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के लिए रास्ता कठिन है। पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान।
भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो मोदी जी का फिर आपने अपनी हार को समय से जोड़ दिया कि समय खराब चल रहा है, ये मार रहे इसलिए हार गए आप। प्रवक्ता कहे, अभी भाजपा पत्रकार कह रहे थे कि आप मोदी जी को हरा नहीं सकते। मैं कहा पुरुष बलि नहीं होते, समय उनका जाने वाला है 2024 तक। अपना झोला झंडा समय कब आने वाला है? हमारा समय 2024 में आ जाएगा। 2024 में कांग्रेस का समय आ रहा है। बहुत मुस्कुराइए और हंसिए मत शर्मा जी। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आजकल मैं देख रहा हूँ, पिछले कई दिनों से कई डिबेट किया है मैंने, कांग्रेस के प्रवक्ता शेरो शायरी और कविता और जो है चौपाई में रह गए हैं, क्योंकि इसके अलावा ये बोले क्या बेचारे। तो अब शेरो शायरी करने का काम इनको दे दिया इनकी पार्टी ने कि जाओ शेरो शायरी और चौपाई पढ़ो। क्या है कि सच्चाई ये है कि इनकी समस्या इनका नेतृत्व है, इनकी नीतियां हैं, क्योंकि इनके पास ना एक मजबूत कोई नेतृत्व ही नहीं है, कोई स्थायी नीति ही नहीं है इनके पास, और न इनकी नीयत है। इसलिए ये समस्या क्रिएट है। ये बेचारे क्या करें, इनको तो मजबूरी में आके राहुल गांधी को ढोना है। अब राहुल गांधी क्या क्या करते रहते हैं, इससे जो है कितना नुकसान आप सोचो। आप अभी तक ये गाते थे, एक गलत शब्द, अभी तक ये गाते थे भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा की ये जो है कहानी कहते नहीं थकते थे, ठीक है। इसी राजस्थान में महीने भर लगभग भारत जोड़ो यात्रा रही है, फिर क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई असर नहीं हुआ सर, ये तो सवाल पूछा जाएगा। हाँ, चुनाव जीत जाते और मुख्यमंत्री हमारे बन जाते तो हम अच्छा खुश हो जाते। हम खुश नहीं होते। हम कह रहे हैं हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, अंतिम पायदान तक जाते रहेंगे जनता के पास। आप अंतिम पायदान तक जनता के पास जाइए, लेकिन अंतिम पायदान पर नतीजों में हारते हारते नहीं पहुंच जाइए। और जनता को जो बेचारे की दृष्टि से देख रहे हैं ना, इनके अहंकार दिखा, आकंठ अहंकार डूबे हुए जो करनी करते हैं। राहुल गांधी झोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है आप लोग को। नेता है राहुल गांधी जी, हमारे नेता, हमें इस बात का गर्व है। आपके पास कौन है? आपके पास एक पाखंडी नेता है जो कभी कहता है झोला उठा के चला जाऊंगा, जो कहता हूँ मैं गरीब माँ का नेता की वजह से कांग्रेस चारों खाने चित हो गई ना। कहीं पर भी कोई चेहरा नहीं दिया गया तमाम राज्यों में, मोदी जी ही चेहरे के तौर पर नजर आए बीजेपी के। उनकी बात जनता ने मान ली, ये तो नतीजों से साफ हो रहा है ना, इसको क्यों नहीं मानते आप? भगवान रामकृष्ण भी धोखा खा गए थे, माया के वशीभूत हो गए थे। देखा कि सामने स्वर्ण मृग जा रहा है, तो जनता जो है, जनार्दन रूपी जो जनता है, जनार्दन रूपी जनता, क्या जनार्दन रूपी जनता धोखा खा गई कि भाई आप जनता को आप जनार्दन कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि मृग मरीचिका। अरे जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है। आपको क्यों लग रहा कि भ्रमित होकर जनता बीजेपी को जिता दे रही है? राम को आप ईश्वर मानते हैं? मानते हैं ना, तो वो धोखा खा गए थे, वो धोखा खा गए। आप मानते हो कि नहीं? आप तो फिर काल्पनिक होने का एफिडेविट क्यों दिया? चुप करिए, माफी मांगो। भगवान सोनिया गांधी से कहो माफी। अरे नरेंद्र मोदी जी जब के बोलो, बगैर ये एफिडेविट जारी हो ही नहीं सकता था। यूपीए सरकार में यदि सोनिया गांधी का वो नहीं होता अनुमति, तो क्या ये एफिडेविट हो सकता था? देखिए, भगवान राम धोखा खा गए थे, उसी तरीके से जनता धोखा खा रही है। जनता धोखा खा जा रही है, इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है। ये तर्क है आपका, ये तर्क सर गले से नहीं उतरता। बड़ी खबर आ रही है डीएमके से जुड़ी हुई। डीएमके के एक सांसद ने बहुत ही विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, डीएमके के सांसद हैं सेंथिल कुमार। उन्होंने कहा कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है। तो क्या ये उत्तर भारत के लोगों का अपमान नहीं, जिस तरीके से बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है? ये बयान डीएमके के सांसद ने दिया है। इसके पहले भी आपको याद होगा सनातन को लेकर किस तरीके के विवादित बोल सुनने को मिले थे डीएमके सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. तो विवादित बोल एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? क्या ये भावनाओं को आहत करने वाला बयान नहीं है? जो उत्तर भारतीय लोग हैं, क्या उनके बारे में ये टिप्पणी की गई है? जिस तरीके की बात कही है सेंथिल ने, उसको लेकर अब उसकी आलोचना भी शुरू हो गई है। इससे पहले आपको याद होगा स्टालिन के बेटे का वो बयान, जब सनातन की तुलना मलेरिया से कर दी गई थी, डेंगू से कर दी गई थी। तो जाहिर तौर पर ये जो बयान है अब डीएमके को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, और जो गठबंधन के साथी हैं उनके, इंडिया गठबंधन के, उन पर भी सवाल खड़ा होगा।